हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान ऑफ टेक्निकल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी के काल एवं उनके मुख्य कवि। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का अध्ययन। वर्णमाला कहने में तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है आगामी कंपटीशन में या जो पिछले कंपटीशन हुए हैं, विद्यार्थी वर्णमाला को आसान समझकर उसको जो है सही से नहीं पढ़ पाते और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। वर्णमाला से जहाँ हिंदी आती है लगभग 2 या 3 प्रश्न अवश्य आते हैं और एक एक प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व होता है। वर्णमाला में सबसे पहले हम ये जानेंगे भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है, क्योंकि बिना वाक्य के कोई भी भाषा नहीं बोली जाती है। फिर यहीं से दूसरा क्वेश्चन ये आता है, वाक्य के लिए कितने शब्दों का होना जरूरी है। वाक्य के लिए एक शब्द से भी आप अपनी बात कह सकते हैं, 2 से भी कह सकते हैं, कितने भी शब्दों से आप अपनी बात को कह सकते हैं। जैसे आपने खाना खाया या नहीं, तो आपने जवाब दिया नहीं। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। कैसे होती है सबसे छोटी? आप गांव गए थे, आपने जवाब दिया हाँ। या आपने जवाब दिया ना। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता वर्णमाला क्या होती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णमाला कहलाता है। अब जैसे ये केवल वर्ण है। अगर वर्णमाला बनानी है तो वर्णमाला बनेगी आपकी इस तरह से। ये वर्णमाला है। हिंदी में छोटी छोटी बातों का समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप छोटी छोटी बातों को नहीं समझते हैं तो वहीं दिक्कत आ जाती है जब हम केवल रटने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वाक्य को अलग अलग भागों में बांटा गया। वाक्य कैसे कैसे व्यवस्थित है इसको समझाया गया। देखो, पहले वाक्य होता है, वाक्य के बाद उपवाक्य होता है, फिर आपका पदबंध होता है, फिर पद होता है, फिर अक्षर होता है, फिर वर्ण होता है। कैसे होता है? जैसे गोपाल पत्र लिखता है। पूरा वाक्य हो गया। जब एग्जाम में पूछा जाता तो इसका व्यवस्थित क्रम करवाता है, लेकिन वहाँ व्यवस्थित क्रम करने में हम इनको जब रटने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हम व्यवस्थित क्रम नहीं कर पाते हैं। जब हम इसको समझ लेते हैं तब हम वहाँ उसको व्यवस्थित रूप दे देते हैं। जैसे ये पूरा हो गया वाक्य, सबसे बड़ी इकाई होगी। उसके बाद उपवाक्य। गोपाल क्या करता? आपने कहा पत्र लिखता है, ये उपवाक्य होगा। उसके बाद पदबंध। ये जो गोपाल है, पत्र है, लिखता है, ये एक व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है। ये जो एक व्यवस्थित क्रम है, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए पत्र लिखता है गोपाल, तो ये एक व्यवस्थित क्रम नहीं है। इसलिए
पदों के साथ साथ इसका बंधना जरूरी है। पद का मतलब होता है शब्द, शब्दों में इसका बंधना जरूरी है। पदबंध के बाद आता पद, पद का मतलब होता है शब्द। उसके बाद अक्षर, जैसे गयो, पया, ल। गोपाल, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि गोपाल में कितने अक्षर हैं। अब वहाँ हम गलती करते हैं 1 2 3 4 5, जबकि गोपाल में केवल 3 अक्षर हैं, गयो, पया, ल। अगर वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण देखो, ग प्लस ओ प्लस पे प्लस आ प्लस ल और प्लस ए, क्योंकि ल के बाद ए की आवाज़ आती है। कोई भी वर्ण बिना ए के नहीं बोला जाता है, केवल लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। इसलिए यदि वर्ण की बात करते हैं तो वर्णों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6, और यदि अक्षर की बात करते हैं तो अक्षर हो गए 3। तो ये इसमें कई बार पूछा जाता है, कभी वर्णों की संख्या, कभी अक्षर की संख्या, तो उसको अच्छे से समझ के आप समझ लें, तब आगे बढ़ें, रटने की कोशिश ना करें। इसके बाद मानक हिंदी वर्णमाला में कितने उच्चारण होते हैं, यानी कि कितने वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन होते हैं, अगर उच्चारण के आधार पर पूछता है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, मानक हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो इसका उत्तर आता है 52। फिर हो गया आपके 52। लेखन के आधार पर 52 व्यंजन कैसे, लेखन के आधार पर 52 वर्ण कैसे होते हैं, इसको देखते हैं। 11 स्वर हो गए, 35 व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने बताया था वर्णमाला लेखन के आधार पर 52 होती हैं। कैसे होती हैं? 11 स्वर हो गए आपके, 35 आपके व्यंजन हो गए, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक। अब यदि इसको ये पूछा जाता है पढ़ने के आधार पर, यदि 10 होते हैं तो कौन सा नहीं होता है? तो पढ़ने के आधार पर ये नहीं होता है, और अगर लेखन के आधार पर बोला जाता है तो इसको जोड़ लिया जाता है। बस इतनी सी बात है। यदि व्यंजन की बात आती है तो व्यंजन लिखने से पहले इनको याद होना बहुत ज़रूरी है। याद आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप कैसे लेके यहाँ तक, कै चे टे ते पे, इसको याद कर लो बस। कै के आगे की आप पूरी चीज़ें लिख दोगे, चे के आगे की, टे के आगे की, ते के आगे की, पे के आगे की, बहुत आसानी से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन बात है जब हम अणय लगाते हैं, इन तीनों में ही एग्जामिनर पूछता है, इनको ही आगे पीछे कर देता है। बस सबसे पहले ये ध्यान रखना है कै वाली लाइन में कौन सा अणय है, चे वाली में कौन सा है, और टे वाली में कौन सा है। सबसे ज़्यादा
प्रश्न यहीं से आता है, इस तरह से ही व्यवस्थित क्रम में देता है। उसके बाद य रे ले आता, फिर मैं के बाद, उसके बाद फिर ये वाला जो क्रम है श है, फिर इसको व्यवस्थित रूप में पूछता है, इनको ही आगे पीछे कर देता है बस। जब आप इसके बारे में समझ जाते हैं, फिर वो संयुक्त व्यंजन में पूछता है, इसको व्यवस्थित रूप मांगता है। ये पहले ये वाला छह छत्री आएगा, फिर त्र आएगा, फिर ज्ञ ज्ञानी आएगा, फिर श्र आएगा। यहाँ से भी फिर एक चीज और अंदर जाके जब वो पूछता है, ये जो छह बनता है, यदि इसको संयुक्त व्यंजन नाम दिया गया है तो संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो दो व्यंजन के मेल से बना है, यानी कि स्वर के नहीं, केवल दो व्यंजन के मेल से बना है। और ये जो छह बना है ये कै और श से बना है। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ हलंत नहीं लगाता है जब विकल्प देता है, और यहाँ इस स को बदल देता है, जबकि इसका सबसे सही रूप केवल हलंत लगने के बाद ये वाला स लगाया जाता है, और हलंत लगने के बाद ये शुद्ध व्यंजन बच जाता है कै। इसी प्रकार जब त्र होता है तय प्लस रे, और तय के नीचे हलंत, ऐसे ये जय प्लस अण। जब यहाँ इस अण की बात करता हो तो कई बार ये वाला त्र दे देता है यहाँ। बस थोड़ी सी समझने की बात ये है, ये डंडा इसमें यहाँ जुड़ा होता है, ये अण होता है, ये त्र होता है, और हलंत तो अवश्य आएगा ही, बिना हलंत के गलत हो जाएगा। ऐसे ही श्रय में ये वाला श और रे, बस इसमें यही छोटी छोटी बातें हैं और कुछ नहीं है। और जब दो गुण व्यंजन की बात करता है तो दो गुण व्यंजन में ड और ढ दोनों आ जाते हैं। अब ये दो गुण व्यंजन कैसे हैं इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये ड साधारण रूप में लिखा हुआ, ये ड नीचे बिंदी लग के लिखा हुआ है। जब शुद्ध वर्तनी की बात आती है तो शुद्ध वर्तनी में यही छोटी सी बात पूछी जाती है। यदि ये वाला डमरू दे दिया जाता है लिखने के लिए और फिर एक डमरू ये हो जाता है तो वो ये पूछता है कौन सा सही है। वहाँ हम अंतर करने में दिक्कत महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है। छोटी सी बात है बस, जिस शब्द के शुरू में ड आ जाता है वहाँ बिंदी नहीं लगाई जाती है। जिस शब्द के बीच में ड आता है वहाँ बिंदी लगाई जाती है। बस इतना सा ध्यान रखना। इसके बाद यही कंडीशन ढ की है। यदि ढ शुरू में आ जाता है तो बिना बिंदी के लगता है और यदि ढ बीच में आ जाता है तो बिंदी लगाकर लगता है। इसीलिए इनको दो गुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। आगामी वीडियो में हम वर्णमाला के बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।